जोहार झारखंड मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको मिलती है जेपीएससी एग्जाम से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां और ऐसा ही एक टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आई हूं। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड बजट 2021-22 का विश्लेषण। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है और अगर आपने बजट पहले पढ़ भी रखा है तो आज आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज आप इसमें पढ़ लेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बजट में जो जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो सभी मैंने इसमें आपके लिए बनाई हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो आप जरूर कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपके जेपीएससी मिशन को क्रैक करने में हम आपकी यूं ही मदद करते रहें। तो चलिए, इसमें सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो तो ये है कि झारखंड के वित्त मंत्री इस समय हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव। जी हाँ, ये नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने ही इस साल का बजट पेश किया है। इसके साथ ही इन्होंने कितने रुपए का बजट पेश किया है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वो राशि है 91,277 करोड़ रुपए। यस फ्रेंड्स, तो ये जो राशि है ये आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है। इसके बाद चलिए हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, बजट जो होता है वो दो तरह से डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहले होता है राजस्व व्यय, उसके बाद होता है पूंजीगत व्यय। तो आपको पता होना चाहिए, इसे राजस्व व्यय को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये उस तरह के खर्चे होते हैं जो हम बार बार करते हैं और इससे हमें कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने अगर सड़क के रिपेयर वर्क में खर्चा किया तो वो इसमें आएगा। तो इसकी राशि है 75,755 करोड़ रुपए। इसके साथ ही एक होता है पूंजीगत व्यय। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पूंजी यानी कि हम कुछ एसेट क्रिएट कर रहे हैं, इसे हम इंग्लिश में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो इसकी राशि रखी गई है 15,521 करोड़ रुपए। यानी कि ये वो खर्चे हैं जिससे सरकार के लिए कोई एसेट क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए सरकार ने एक सड़क का निर्माण किया तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, वो इस तरह के एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? पूंजीगत व्यय। तो अब हम बात करेंगे प्रक्षेत्र की दृष्टि से, यानी कि सेक्टर वाइज एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सामान्य प्रक्षेत्र। तो इसमें सरकार ने रखे हैं 26,734 करोड़ रुपए। इसके बाद आता है सामाजिक प्रक्षेत्र। तो उसमें सरकार ने रखे हैं 33,625 करोड़ रुपए। उसके साथ ही आपका जो आर्थिक प्रक्षेत्र है यानी कि इकोनॉमिक सेक्टर, उसके लिए रखे गए हैं 30,917 करोड़ रुपए। अब चलिए फ्रेंड, हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बजट के जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना होती है और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और कोई भी गलती ना हो जाए, इसीलिए मैंने सरकार ने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया था मैंने उसी को आपके लिए पिक किया है और आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रुपी कम्स फ्रॉम, यानी कि पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास। तो आपको तो पता ही होगा कि जो बजट है वो 1 रुपए के अनुसार बनाया जाता है। यानी कि सरकार कहती है कि अगर हमारे पास 1 रुपए है तो उसमें से हमें उस 1 रुपए में से वो पैसा मिलता कहाँ से है और हम वो पैसा खर्च कहाँ करते हैं। तो इसमें से अगर आप इसे देख सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि सरकार के पास 100 पैसे हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि सरकार के पास इस वक्त 100 पैसे हैं तो उसमें से सरकार को मिले हैं 25.49%, यानी कि 25 पैसे लगभग आप मान लीजिए। तो ये इस तरीके से देखा जाता है। चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि सरकार को सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं। ऐसे आपको हो सकता है ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाए, टॉप 5 तो आपको पता होने ही चाहिए। या हो सकता है कि सरकार को सबसे कम पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है वो आता है स्टेट ओन टैक्सेस से, यानी कि राज्य के अपने कर से। इसमें सरकार को मिलता है 25.49%। इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, यानी कि सरकार के जो टैक्सेस हैं उसमें राज्य का जो हिस्सा है वो हम इसे कहते हैं। इससे सरकार को मिलते हैं 24.16%। इसके बाद देखिए, जो अगला सेक्टर है वो है ग्रांट्स इन एड, यानी कि अनुदान। तो इससे सरकार के पास आते हैं 19.60%। इसके बाद जो अगला होता है फ्रेंड्स वो है बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? उधारी। तो उधारी से सरकार के पास आते हैं 15.89% पैसे। इसके बाद जो स्टेट ओन नॉन टैक्सेस हैं
वो है 14.79%। और सबसे कम पैसा जो सरकार को मिलता है वो मिलता है रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, उससे सरकार को सिर्फ 0.07% पैसा ही आता है। तो इसमें अगर मैं ऑर्डर में इसे फिर से अरेंज करूँ आपके लिए, तो देखिए आपको जल्दी से इसे रिविजन भी हो जाएगा। सबसे पहला क्या आता है, स्टेट ओन टैक्सेस से। उसके बाद आता है स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस से। तीसरे नंबर पर आता है आपका ग्रांट्स इन एड। उसके बाद आपका चौथे नंबर पर है बोरोइंग्स। पांचवें नंबर पर है आपका स्टेट ओन नॉन टैक्सेस। और सबसे कम यानी कि छठे नंबर पे, एक तरह से लास्ट पे आप इसे पुट करेंगे, वो है रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो इस फिगर को अपने माइंड में रखिएगा, इसके नोट्स आप बना सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास रुपया आ तो गया, लेकिन अब इस रुपये को खर्च कहाँ करना है, तो उसके लिए भी सरकार प्रबंध करती है। इसके लिए सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स डिवाइड कर दिए हैं, तो वो उसके अनुसार ही इसमें अपना पैसा खर्च करती है। तो चलिए, अब सरकार के पास पैसा आ तो गया, लेकिन अब इसे खर्चना कहाँ पर है, तो इसके लिए सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स डिवाइड कर रखे हैं। चलिए, इसमें हम टॉप 5 देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा सरकार कहाँ खर्च करती है। तो इसमें सबसे पहला सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में। इसमें सरकार खर्च करती है 14.52%। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर है फ्रेंड्स, वो है रूरल डेवलपमेंट, यानी कि आपका ग्रामीण विकास। तो इसमें सरकार खर्च करती है 14.16%। उसके बाद जो आपका तीसरा नंबर है वो आता है हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि स्वास्थ्य और पेयजल के जो क्षेत्र है। उसके बाद नेक्स्ट सरकार खर्च करती है चौथे नंबर पे, यानी कि पुलिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि नीति और प्रबंधन के क्षेत्र में। इसके बाद जो अगला सेक्टर है जिसमें सरकार खर्च करती है, पांचवा नंबर भी आप याद रख सकते हैं, वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर। इसमें सरकार खर्च करती है 8.05%। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है, शिक्षा के क्षेत्र में। इसको नंबर 1 मैंने मार्क कर दिया है, एजुकेशन सेक्टर। तो चलिए, हमने ये वाली टेबल्स यहाँ पे डिस्कस कर ली है। इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है, इसलिए मैंने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको इसी ऑर्डर में याद कीजिएगा, तो इससे आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अर्थव्यवस्था के ऊपर। इसके लिए भी सरकार ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे बजट में। इसमें सरकार ने बजट में बताया था कि गत वर्ष 2019-20 में झारखंड का जो विकास दर है वो 6.7% था। इसके बाद सरकार ने कहा है कि आने वाले वर्ष यानी 2021-22 में ये जो विकास दर है ये 9.5% होने का अनुमान है, यानी कि एक एक्सपेक्टेड फिगर है। जो भी सरकार अपनी नीतियां बनाती है उसके अनुसार ये एक्सपेक्टेड फिगर आपको ज़रूर देती है। तो वही इसमें आपको बताई गई है कि आने वाले समय में क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि विकास दर 9.5% हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर आपको पता होनी चाहिए वो है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पादन, यानी कि देश की जो जीडीपी है, इसमें 7.5% की गिरावट देखी गई थी, जिसकी तुलना में अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 6.9% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद ही वित्त मंत्री ने ये भी बताया था बजट में कि इस बार जो राजकोषीय घाटा होने वाला है वो है 10,210 करोड़ रुपए। और अगर हम झारखंड की जो जीएसडीपी है उसके अकॉर्डिंगली इसे बताएं तो ये 2.83% होने वाला है। इसके बाद जल्दी से नजर डाल लेते हैं कृषि क्षेत्र पे, क्योंकि जब भी सरकार बजट लाती है हमेशा कृषि क्षेत्र के ऊपर खास ध्यान देती है। तो इसमें यहाँ बताया गया है कि कृषि क्षेत्र में सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि कृषि ऋण माफी के लिए सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इससे सवाल जरूर पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि बिरसा हरित ग्राम योजना, इसके तहत 25,000 एकड़ भूमि पर कार्य करने का लक्ष्य सरकार ने बनाया है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हर प्रखंड यानी कि हर ब्लॉक में सोलर संचालित डीप बोरिंग करके सिंचाई की जाएगी, और इसके लिए सरकार ने 45 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। तो इससे झारखंड के फार्मर्स को बहुत ही मदद मिलेगी। उसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे कवर किए हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए, इसमें है सबसे पहला पथ निर्माण। इसके लिए सरकार ने रखे हैं 3,480 करोड़ रुपए। देखिए, जो भी मैंने यहाँ पे ब्लैक में मार्क कर रखा है आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। जो फिगर्स हैं या जो योजनाएं हैं उनके नाम आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री बीमा योजना की जगह अब सरकार ने कहा है कि नया फसल राहत योजना शुरू की जाएगी।
इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो दुमका जिला में भूमिगत मेघधिया पाइपलाइन सिंचाई योजना आरंभ की जाएगी। कृषकों को इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही मदद मिलने की उम्मीद है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती होगी। इसके लिए राज्य में 5000 पौष्टिक गृह वाटिका लगाए जाएंगे। 2 करोड़ की लागत इसमें होने वाली है। उसके बाद आता है ग्रामीण क्षेत्र, और जैसा कि हमने उस टेबल में पढ़ा भी था कि ग्रामीण क्षेत्र सेकंड नंबर ऑफ सेक्टर है जिसमें सरकार सबसे ज़्यादा अपना पैसा खर्च करती है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत खर्च करती है। तो देखिए, इसमें वित्त मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बजट में 18,653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत देखते हैं क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई हैं। इसमें सबसे पहले आती है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, आशा अभियान, यानी कि इसमें 20.8 लाख परिवारों को आजीविका के सशक्त माध्यमों से जोड़ा जाएगा। तो देखिए, सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिए नई पहचान दी जाएगी। इससे 2 लाख ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो है जोहार परियोजना। इसमें 2021-22 में कुल 4000 उत्पादक समूह का निर्माण किया जाने वाला है। इसके बाद है नीलांबर पीतांबर योजना। तो इसके तहत 1 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। इसके बाद सरकार ने बताया था कि ई सक्षमता के माध्यम से पंचायतों को कंप्यूटर एवं उपस्कर तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। चलिए आगे अब हम नजर डालते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के ऊपर। तो इसमें सरकार ने क्या कहा है कि 129 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा, और सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग कहाँ शुरू की जाएगी? रांची में। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लीजिए इस चीज को। तो देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में 489 निजी अस्पतालों, उनके साथ ही 220 सरकारी अस्पतालों को अब मिलाकर कुल 209 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद सरकार ने कहा है कि 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही राज्य के सभी नागरिकों के लिए राज्य भर के जिला के अस्पतालों में कोविड टीकाकरण कक्ष की स्थापना भी हो जाएगी। इसके बाद जो अगला क्षेत्र है जो मैंने इसमें आपके लिए कवर किया है वो है पर्यटन क्षेत्र। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है तो वो है टूरिज्म सेक्टर, यानी कि आपका पर्यटन क्षेत्र। तो इसमें सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं क्योंकि इससे रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में सरकार अच्छे कदम ज़रूर उठाए। तो इसमें सबसे पहला कदम तो सरकार ने ये कहा है कि पर्यटन से 50,000 रोजगार का लक्ष्य बनाया जा रहा है। इसमें सरकार इको टूरिज्म के जरिए पर्यटन के साथ साथ आदिवासी संस्कृति और उनकी आजीविका को भी प्रोत्साहित करेगी। इसके बाद देखिए, जो दलमा, चंडिल, गेतलसूद, नेतरहाट, बेतला इको टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 52.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उसके बाद बताया गया है कि रांची में हटिया डैम के पास स्थित पार्क को जनजातीय थीम पार्क के रूप में विकसित किया जाने वाला है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो दुमका जिला है उसमें म्यूजियम निर्माण कार्य को अब इसी साल पूरा करने की योजना है। इसके बाद है कैलाश मानसरोवर। तो इसमें तीर्थ यात्रा पर जाने वाले 8 लाख रुपए तक सालाना आय वाले 100 स्थानीय निवासियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1-1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाने वाली है। इसके बाद देखिए, एडवेंचर टूरिज्म को भी सरकार प्रमोट करना चाहती है। तो इस क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए युवाओं को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा की मदद से प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ और भी मुख्य बिंदुएं जो इस बजट की मुझे लगी मैंने आपके लिए कवर कर ली, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें सबसे पहला है देखिए, गुरुजी किचन। तो गुरुजी किचन नामक एक योजना सरकार ने शुरू की है। इसमें 5 रुपए में भोजन दिया जाएगा। और आपको ये बता दूं कि दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त इसकी स्थापना की जाएगी। इसके बाद देख लीजिए कि झारखंड मिल्क फेडरेशन की मदद से जमशेदपुर और गिरिडीह में नए प्लांट और रांची में मिल्क प्रोडक्ट उत्पादन प्लांट लगाने की योजना बनी है। इसके साथ ही देखिए कि शहरी जलापूर्ति योजना के माध्यम से भी लोगों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध किया जाएगा।
इसके बाद अगला जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है वो ये है कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम योजना सरकार ने शुरू कर दी है। इस स्कीम में क्या है कि जो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, इन सबको इस स्कीम से फायदा होने वाला है। इसके बाद जो अगली योजना है जो आपकी नॉलेज में ज़रूर होनी चाहिए वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। इससे लाभार्थियों को धोती, साड़ी एवं लुंगी का वितरण किया जाएगा। इसके बाद देखिए कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना के लिए मछुआरों को अनुदान में नाव देने का ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद सरकार 69 एकलव्य स्कूल की स्थापना करेगी। इसमें देखिए मनरेगा मजदूरी को सरकार ने 194 से बढ़ाकर 225 रुपए कर देने की घोषणा की है। तो इससे जो लेबरर्स हैं उनको फायदा जरूर पहुंचने वाला है। इसके बाद झारखंड खुला विश्वविद्यालय बनाने की भी योजना बनाई गई है। खुला विश्वविद्यालय यानी कि झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी सरकार बनाएगी। इसके बाद सरकार ने कहा है कि कृषि पशुपालन के लिए सरकार 18,653 करोड़ रुपए रखने वाली है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि 3,000 नए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि 1200 लाख रुपए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था झारखंड बजट 2021-22 का विश्लेषण। इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी मैंने आपके लिए सारी कवर कर ली है। तो आप इस टॉपिक को जरूर अच्छे से तैयार कीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो जेपीएससी एग्जाम के लिए या झारखंड की और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे यूं ही मिलते रहिए। नमस्कार। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।